मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का चैप्टर। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम क्लॉक का चैप्टर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और अब हम लेकर आए हैं कैलेंडर। और कैलेंडर से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आज हम इस कैलेंडर को बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इसके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसका जनरल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे कि आखिर इसमें जनरल कॉन्सेप्ट क्या चलता है और इसकी ट्रिक्स क्या है, उसके बारे में सबके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कैलेंडर के इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए कैलेंडर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन आता है वो तो यही आता है कि आपको कोई ना कोई डेट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस डेट के दिन डे कौन सा है, कि यानी रविवार है, मंगलवार है, सोमवार है, बुधवार है, व्हाटएवर, कि इस डेट के दिन कौन सा है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। और इसके अलावा आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ 17 जुलाई 1998 इज अ मंडे, कि अगर 17 जुलाई 1998 को सोमवार है तो बताइए 18 अक्टूबर 2004 को कौन सा डे होगा। क्लियर है? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या आपसे पूछ लिए जाते हैं रिपीटिंग कैलेंडर के क्वेश्चन। ठीक है, कि कोई भी साल जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 का कैलेंडर कब किस साल में रिपीट होगा। क्लियर है? तो इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। सिमिलरली आपसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे और कैलेंडर को बहुत डीप में स्टडी करेंगे और कैलेंडर पूरा आज हम खत्म कर देंगे। तो ध्यान से समझेंगे इसके सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो देखिए, जैसे मुझसे पूछा गया हो कि बताइए 15 जुलाई 1999 को कौन सा डे है। क्लियर है? अब देखिए, अगर सबसे पहले मैं इसके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो उसके लिए आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। वो चीजें क्या समझनी है, आपको ऑड डेज के बारे में समझना होगा। आपको समझना होगा ऑड डेज के बारे में। देखिए, ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज होते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ दिन है, मेरे पास मान लीजिए 10 दिन है। क्लियर है? तो जितने भी हमारे पास डेज है उन डेज में से मैं जितने वीक्स, जितने हफ्ते बना सकता हूं बना दूं, जितने हफ्ते मैं बना सकता हूं उस में से बना दूं और उसके बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे उसको हम कहेंगे ऑड डेज। उनको हम क्या कहेंगे? ऑड डेज कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 10 दिन है तो 10 दिन में से मैं कितने हफ्ते बना सकता हूं। एक हफ्ता बनाने के लिए मुझे 7 दिन चाहिए तो 10 दिन में से मैं केवल एक ही हफ्ता बना सकता हूं 7 दिनों का, और पीछे मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए। मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए और 3 दिनों से तो मैं कोई हफ्ता बना नहीं पाऊंगा। तो ये 3 दिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचे इसे हम क्या कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। क्लियर? देखिए, ये तो मैंने कहा कि आप 10 दिन लेके चलिए। अगर हम पूरा साल लेकर चले, अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि ईयर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। क्लियर है? नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन और लीप ईयर में होते हैं 366, क्योंकि 29 फरवरी का दिन जो है उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। क्लियर है? तो अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बताइए कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने हैं, तो आप क्या करेंगे जी कि 365 दिनों में से आप जितने हफ्ते बना सकते हैं बना देंगे। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये 52 पे कट जाता है। क्लियर है? और एक हमारे पास बच जाता है रिमाइंडर, यानी 364 दिनों के साथ हमारे पास पूरे 52 हफ्ते बन जाते हैं और उसके बाद भी हमारे पास एक दिन बच जाता है। यानी एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन बचता है जिसको हम कहेंगे ऑड डे। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? एक ऑड डे होता है। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डे होता है। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लीप ईयर की बात करें तो हम जानते हैं कि एक लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366 दिन। और 366 दिन में से अगर आप हफ्ते बनाएंगे
तो 52 हफ्ते तो पूरे पूरे बनेंगे और इसमें आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो एक लीप ईयर में कितने दिन ऑड डेज होते हैं? वो होते हैं 2 डेज। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें लीप ईयर के बारे में, तो हम जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल बाद आता है। क्लियर है? जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल बाद आता है। और अगर मुझे पता करना हो कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लूंगा। गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लूंगा। अगर तो वो 4 से डिवाइड हो गया फिर तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 2018, मैंने देखना है कि क्या 2018 लीप ईयर है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, 2018 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 2016 तक तो कट जाएगा, 2016 तक तो कट जाएगा, पर 2018 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 2018 का जो साल है वो लीप ईयर नहीं है। पर अगर मैं बात करूं 2024, अब 2024 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे वो तो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो लीप ईयर है। ठीक है? अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है लीप ईयर में, वो होता है सेंचुरी का। अगर हम सेंचुरी की बात करें ना, कोई भी सेंचुरी की बात करें, जैसे 1600, 17 से 1800, 1900, 2000, 2100, एनीथिंग, अगर हम किसी सेंचुरी के बारे में बात करें तो कोई भी सेंचुरी लीप ईयर तभी होती है अगर वो 400 से डिवाइड हो, अगर वो 400 से डिवाइड हो। क्लियर है? 4 से डिवाइड करने पर कोई सेंचुरी लीप ईयर हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? 4 से तो हर सेंचुरी डिवाइड हो जाएगी, पर सेंचुरी लीप ईयर तभी होगी जब वो 400 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए 1600 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो 400 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 4 पे कट जाएगा, यानी 1600 जो साल है वो एक लीप ईयर है। पर अगर मैं बात करूं 1900 को अगर 400 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 1900 जो है वो हमारा लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको लीप ईयर का जो फंडा है वो समझ में आया होगा। ठीक है? अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने ऑड डेज पर कि एक नॉर्मल ईयर में तो होता है एक ऑड डे और एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। इसके अलावा मान लीजिए ये तो हमने एक एक साल लिया, अब हम क्या करते हैं 100 साल एक साथ ले लेते हैं, हम एक साथ 100 साल लेकर चलते हैं। तो अगर मैं 100 सालों में देखूं कि हमारे पास कितने ऑड डेज बचेंगे। ठीक है? अब देखिए ये जो 100 साल है, इन 100 सालों में कुछ तो लीप ईयर होंगे, कुछ होंगे नॉर्मल ईयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि 100 साल में लीप ईयर कितने, तो आप कहेंगे जी 100 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। क्लियर है? तो मैंने 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 आया। ठीक है? तो आप कहेंगे जी इसमें तो 25 लीप ईयर है, पर नहीं, इसमें 25 नहीं बल्कि 24 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा अगर वो 400 से डिवाइड होगा। तो 100 साल तो 400 से डिवाइड नहीं ना होगा, इसलिए 100 साल जो है, 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए हमारे 25 नहीं बल्कि 24 लीप ईयर होंगे। क्लियर है? तो लीप ईयर कितने होंगे हमारे पास? 24, और बाकी कितने बचे हमारे पास? 76 नॉर्मल ईयर। क्लियर है? और अभी हमने देखा कि एक लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज बच जाते हैं। तो अगर हमारे पास 24 लीप ईयर है तो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए होंगे? 48। और अगर हमारे पास 76 नॉर्मल ईयर है और एक नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने दिन बचे होंगे? 76। क्लियर है? अच्छा, एक तो 48 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं अभी, और 76 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो इन दोनों डेज को मिलाकर भी तो मैं इसमें से वीक्स बना सकता हूं, इसमें से वीक्स बना सकता हूं। जैसे मैं देखूं मेरे पास अभी 124 दिन और पड़े हुए हैं, तो ये जो मेरे पास 124 दिन बचे हुए हैं, मुझे तो एक हफ्ता बनाने के लिए केवल 7 दिन चाहिए, तो 124 में से भी तो मैं अभी हफ्ते बना सकता हूं। तो अगर मैं 124 में से
हफ्ते बनाना चाहूं तो कितने हफ्ते मेरे पास और बन जाएंगे? 7 एकम 7, 5 4 7 7 49। क्लियर है? तो 17 हफ्ते और बन जाएंगे। मेरे पास दिन कितने बचेंगे एक्स्ट्रा? 5 दिन बचेंगे। यानी 100 साल में हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, और जिसे हम कहेंगे कि हमारे पास कितने और डेज बचे? 5 और डेज बचे। कि 100 साल में कितने और डेज होते हैं? 5 और डेज होते हैं। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 200 साल में कितने और डेज होते हैं? 200 साल में कितने और डेज होते हैं? तो देखिए 100 साल में अगर 5 और डेज होंगे, हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 200 साल में 10 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 200 साल में हमारे पास 10 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो अगर हमारे पास 10 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो 10 दिनों में से तो मैं एक वीक और बना सकता हूं। तो इसमें से मैंने 7 दिन लेकर एक वीक और बना दिया, और हमारे पास और डेज कितने बचे? 3 और डेज। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं पूछूं 300 साल में कितने और डेज होंगे, तो 300 साल में अगर 100 साल में 5 है, तो 300 साल में 15 हो जाएंगे, और 15 में से मैं अभी 2 वीक्स बना सकता हूं 14 दिनों से, तो हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। यानी 300 सालों में एक और डे होता है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करूं 400 सालों में कितने और डे होंगे, तो देखिए 400 सालों में 100 साल में अगर 5 होते हैं, तो 400 सालों में हमारे पास 20 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। पर इसके अलावा जो हमारा 400 ईयर होगा, 400 ईयर, तो मैंने आपको बताया कि सेंचुरी या लीप ईयर कब होता है? जब वो 400 से डिवाइड हो। तो 400 तो 400 से डिवाइड हो ही जाएगा, यानी 400 ईयर हमारा एक लीप ईयर है। तो इसमें हमारे पास एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, यानी 20 दिन तो हमारे पास बचेंगी, प्लस एक दिन हमें और एक्स्ट्रा मिलेगा यहां पे। क्लियर है? यानी हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? 21 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, और 21 दिनों से तो मैं पूरे पूरे 3 हफ्ते बना सकता हूं। यानी मेरे पास ऑड डेज कितने बचेंगे? कोई भी ऑड डे नहीं बचेगा। क्लियर है? मेरे पास कोई भी ऑड डे नहीं बचेगा। क्लियर है? तो आपको ये चीजें समझनी इस चैप्टर में जरूरी है। इसका जो कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको ये सब चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? कि अगर एक नॉर्मल ईयर की बात करें, तो नॉर्मल ईयर में तो होता है एक ऑड डे, एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डे, और अगर 100 सालों की बात करें, 100 सालों में होते हैं 5 ऑड डे, 200 सालों में होते हैं 3 ऑड डे, और 300 सालों में होते हैं 1 ऑड डे, एंड 400 सालों में हमारे पास कोई ऑड डे नहीं होता। क्लियर है? तो अब हमारे पास अगर कोई भी डेट गिवन हो, तो हम उसका डे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने जनरल कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? जैसे हमने लिया था 15 जुलाई 1999 को मुझे निकालना था कि आखिर कौन सा डे होगा, 15 जुलाई 1999। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं इसको जनरल कॉन्सेप्ट पे करूं, तो हम कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो हमारे पास गिवन ईयर है, जो हमारे पास गिवन ईयर है उसमें से माइनस कर दीजिए एक, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो हमारा पास क्या आ गया जी? 1998। हमारे पास क्या आएगा? 1998। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो हमारे पास 1998 आया, इसको हम कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे जिसके ऑड डेज हमें पता हो। हमें क्या करना है, ये देखना है कि 1998 ईयर्स में ऑड डेज कितने बचते हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने बचते हैं। तो अगर मैं 1998 में देखिए ये देखूंगा कि इसमें लीप ईयर कितने हैं, नॉर्मल ईयर कितने हैं, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके कुछ इस तरह लिख लेते हैं कि 1600 प्लस 300 प्लस 98। क्लियर है? 1600 प्लस 300 प्लस 98। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 400 सालों में हमारे पास कोई ऑड डे नहीं होता। तो अब अगर 400 का कोई भी मल्टीपल होगा ना, जैसे 800 हो गया, 1200, 1600, 2000, इनमें सभी में 0 ऑड डेज होंगे। क्लियर है? तो अब अगर जैसे मैंने इसको लिखा 1600 प्लस 300 प्लस 98, तो 1600 में मुझे पता है कि कितने ऑड डेज होते हैं? 0 ऑड डेज होते हैं।
300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? अभी हमने देखा कि एक ऑड डे होता है। और 98 ईयर्स में हम निकाल लें कि 98 ईयर्स में आखिर ऑड डेज कितने हैं, हम इतना तो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब अगर देखिए कि 1600 में 0 ऑड डे, 300 में एक ऑड डे, और 98 में अगर हम बात करें तो 98 ईयर्स में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 98 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं, तो हम 98 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो मैंने 98 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चन आएगा 24। क्लियर? यानी 98 ईयर्स में 24 तो लीप ईयर होंगे और 74 जो होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे। 24 तो होंगे हमारे पास लीप ईयर और 74 क्या होंगे हमारे पास नॉर्मल ईयर। तो एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डे, तो 24 लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डेज बचेंगे? 48। क्लियर? और एक नॉर्मल ईयर में होता है एक ऑड डे, और 74 नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने बचेंगे? 74 ऑड डे। क्लियर? ठीक है, तो हमने देखिए ये फाइंड कर लिया कि 1998 ईयर्स में हमारे पास ऑड डेज कितने बचेंगे, हमारे पास ऑड डेज कितने होंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए अगर मैं सिर्फ इतना ही, सिर्फ जो मैंने ईयर को ब्रेक करके इसके ऑड डेज लिखे हैं, अगर मैं सिर्फ इतना ही सॉल्व कर लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे ये पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 1998 को कौन सा डे। क्लियर है? अगर मैं सिर्फ इतना ही सॉल्व कर लूं, कैसे सॉल्व करना है अभी हम आगे देखेंगे, पर आप फिलहाल समझिए कि अगर मैं केवल इतना ही सॉल्व कर लूं, ठीक है, जैसे भी इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 1998 को कौन सा डे है। क्लियर है? पर मुझे फाइंड कौन सा करना है? 15 जुलाई 1999, 15 जुलाई 1999। क्लियर है? अच्छा, मैं कौन सी तारीख तक पहुंचाऊंगा? अभी 31 दिसंबर तक। तो अब 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक जितने भी दिन होंगे, 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक जितने भी दिन होंगे उन सभी को मैं ऐड कर दूंगा इसमें। क्लियर है? और सभी को ऐड करके डिवाइड बाय हमें करना होगा 7, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमें देखना होगा रिमाइंडर कितना बचेगा। क्लियर है? तो अब अगर मैं 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक सभी ऐड करूं तो देखिए जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, फरवरी के महीने में देखिए 1999 ईयर है तो ये एक नॉन लीप ईयर है, तो इसमें दिन कितने होंगे? 28। मार्च में 31, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 15 दिन, क्योंकि हमें 15 जुलाई तक लिखना है। ठीक है, तो अब मैं इन सभी को ऐड करके, इन सभी को ऐड करके कर दूंगा 7 से डिवाइड। क्लियर? तो मैंने सभी को ऐड किया, 1 + 74, 1 + 4 5, 8 13, 14, 22, 23, 24, 29, 2 7 9 13 16 18 21 24 27 30 और 1 31। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से। तो मैंने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 7 चौक 28, 3 9, 7 5 35, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 4। क्लियर है? हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। और अब एक चीज समझिए कि अगर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0 तो उस दिन क्या होगा? संडे। अगर बचेगा 1 तो होगा मंडे, बचेगा 2 तो ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे। क्लियर है? तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 4, और 4 को होता है थर्सडे, यानी 15 जुलाई 1999 को कौन सा दिन है? थर्सडे।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? अच्छा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप सिर्फ इतना सॉल्व कर लीजिए तो आपको 31 दिसंबर के बारे में पता चल जाए, यानी अगर आप सिर्फ 48 प्लस 74 प्लस 1 सिर्फ इनको ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते तो हमको पता चल जाता कि 31 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन है। पर हमें 31 दिसंबर का नहीं बल्कि 15 जुलाई 1999 का निकालना था। तो 1 जनवरी 1999 से लेकर 15 जुलाई 1999 तक जितने भी दिन थे वो हम सभी ऐड करेंगे इसमें। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे। क्लियर है? तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं? देखिए, सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1868। अब 1868 को हम ब्रेक कर लेंगे जिसके हमें ऑड डेज पता हो। तो मैंने इसको कैसे ब्रेक कर लिया, 1600 प्लस 200 प्लस 68 के मैं निकालूंगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए 1600 में तो 0 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, और अगर 68 ईयर्स की बात करूं तो इसमें कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। तो 68 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 17 तो इसमें लीप ईयर आए और 51 जो है इसमें से नॉर्मल ईयर हो गए। ठीक है, और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 51 में 51 ऑड डेज होंगे और 17 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 17 लीप ईयर में 34 ऑड डे होंगे। क्लियर है? तो अगर अब मैं इन सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 1868 को कौन सा डे था। पर मुझे कौन सा फाइंड करना है, 2 अक्टूबर 1869 का। तो मैं क्या करूंगा, 1 जनवरी 1869 से लेकर 2 अक्टूबर 1869 तक के सभी डेज को ऐड कर दूंगा। क्लियर है? तो अगर मैं सभी डेज को ऐड करूं, सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 2 दिन। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं इन सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे। तो अगर मैं सभी को ऐड करूं, 3 और 1 4, 4 8 9 17 18 19 20 21 और 2 23, 3 2 5 7 10 13 15 18 21 24 27 30 33 और 36, 363। और 363 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 है 35, 1 3 7 एकम 7, 51 पे जाएगा और हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 6। और अगर रिमाइंडर 6 हो तो कौन सा डे होता है, सैटरडे। तो सैटरडे विल बी आवर राइट आंसर। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अच्छा, आप इसमें देखिए एक और चीज क्या कर सकते हैं, आप इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। वो कैसे है, देखिए मुझे पता है कि मुझे सबको ऐड करके अंत में 7 से डिवाइड तो करना ही, अंत में 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि मैं जो ये डेज लिख रहा हूं इन सभी को लिखते लिखते भी 7 से डिवाइड कर सकता हूं। क्लियर है? जैसे यहां पे मैंने 51 लिखा तो 51 की जगह में 51 को 7 से डिवाइड करके 49 पे तो चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 51 की जगह में केवल 2 भी लिख सकता हूं। सिमिलरली 34 की जगह में 7 चौके 28, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 लिख सकता हूं। 31 की जगह 3, 28 की जगह 0, 31 की जगह 3, 30 की जगह 2। चलिए आइए हम ये भी करके देखते हैं। जैसे
एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 51 नॉर्मल ईयर में 51 ऑड डे होंगे। तो 51 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 17 में 34, 34 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 6। उसके बाद जनवरी में 31, 3, फरवरी में 28, 28 तो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फेब में हमने 0 लिखे। मार्च 3, अप्रैल 30, 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 2। क्लियर? तो अब मैं इन सबको ऐड करके भी 7 से डिवाइड कर सकता हूं, या ऐड करते करते अगर आपका कहीं 7, 14 वगैरह बन गया तो उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं सबको ऐड करूं, 3 और 2 5, 6, 11, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 34। तो अगर मैं 34 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 6। और 6 पे क्या होता है? सैटरडे। तो इसको हम इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं अब अपना अगला कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारा कैलेंडर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि अगर हमें पूछा गया हो इफ 18 जून 1997 को मंडे है, इफ 18 जून 1997 इज अ मंडे, देन 23 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? अगर 18 जून 1997 को मंडे है तो मुझे बताना है कि 23 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है? तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह करते हैं कि मुझे क्या कहा है कि 18 जून को मंडे है, ठीक है। अब देखिए हमें जाना है 18 जून 1997 से लेकर 23 नवंबर 2003 तक। क्लियर है? 18 जून 1997 से लेकर 23 नवंबर 2003 तक। तो मैं इन बिटवीन जितने भी ईयर्स आते हैं उन सभी को लिख लूंगा। इन बिटवीन जितने भी ईयर्स आते हैं सभी को लिखेंगे हम। तो मैंने लिखा 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003। क्लियर है? तो मैंने जितने भी ईयर्स आते थे वो सभी लिख लिए। क्लियर है? अभी देखिए हम जनरल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आगे चल के मैं जो हमने पहले क्वेश्चन किया और जो ये क्वेश्चन है इन सब की ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। अब पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट को समझें कि आखिर कैलेंडर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगता है। क्लियर है? तो हम पहले उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर इसको आप एक कोडिंग वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके जनरल कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे कि हमने सभी ईयर्स लिखे और जब मैंने यहां से देखिए 1997 के बाद 1998 लिखा ना, तो मैंने क्या किया, पूरा एक साल जंप किया। मैंने क्या किया, पूरा एक साल जंप किया, यानी मैं 18 जून 1997 से कौन सी डेट पर पहुंचा? 18 जून 1998 तक। क्लियर? और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 18 जून 1997 से लेकर 18 जून 1998 तक कितने दिन बीते, तो 365 दिन बीत गए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑड डेज कितने हैं, तो आपको पता है कि 365 दिन में एक ऑड डे होता है। क्लियर है? यानी एक ऑड डे। क्लियर है? सिमिलरली जब मैं 18 जून 1998 से 99 की ओर जाऊंगा तो पूरा एक साल जंप किया, यानी अभी भी 365 दिन बीते, तो एक ऑड डे। क्लियर? सिमिलरली जब मैं अब 18 जून 1999 से 18 जून 2000 तक जंप करूंगा
क्लियर है। अब देखिए 2000 है एक लीप ईयर, लीप सेंचुरी, क्योंकि ये 400 से डिवाइड होती है। क्लियर है। तो यहां पे एक पूरा साल हमने जंप किया और दिन कितने बीते? 366 दिन कितने बीते? 366 दिन बीत चुके हैं। क्लियर है। तो 366 दिनों में हमारे पास ऑड डेज कितने होते हैं? 2 डेज। क्लियर है। सिमिलरली 2000 से लेकर 2001 तक 365 दिन, एक ऑड डे। 2002 तक एक ऑड डे, 2003 तक एक ऑड डे। क्लियर है। तो अब अगर मैं इन सभी ऑड डेज को ऐड करके 7 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि 18 जून 2003 को कौन सा डे है? 18 जून 2003 को कौन सा डे है? क्लियर है। पर मुझे क्या फाइंड करना है? 23 नवंबर 2003 को कौन सा डे है? तो अब मैं क्या करूंगा? 18 जून से लेकर 23 नवंबर तक जितने भी दिन बच गए उन सभी को क्या कर दूंगा? इनमें ऐड कर दूंगा। क्लियर है। इसमें 18 जून से लेकर 23 नवंबर तक के सभी दिनों को ऐड कर दूं। तो अब हम देखिए जून की कौन सी तारीख तक पहुंच गए? 18। तो जून के कितने दिन बचे? टोटल होते 30 दिन, तो पीछे कितने बचे? 12 दिन। क्लियर है। उसके बाद जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर के 23। चाहे आप इनको 7 से डिवाइड करके 5, 3, 3, 2, 3 और 2 भी लिख सकते थे। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेंगे। क्लियर है। तो अब जब मैंने इन सबको ऐड किया, 1, 2, 4, 3, 7 और 2 9, 10, 11, 12 और 3 15, 5, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 14 और 2 16। तो सभी को ऐड करने पर आया 165। 7 से जब हमने डिवाइड किया तो 2 पे गया, 2, 5, 7 दिया 21 और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 4 रिमाइंडर बचा। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 4 रिमाइंडर बचा। यानी इस दिन 23 नवंबर 2003 को फिर कौन सा डे होगा? जैसे 18 जून 1997 को मंडे था, तो 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा? हम मंडे में 4 दिन ऐड करते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यानी इस दिन हमारा कौन सा डे निकल के आएगा? फ्राइडे। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक। क्लियर है। एक कोडिंग के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। एक हमें कोड याद रखना पड़ेगा। अगर आप वो कोड याद रख लेते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कर पाएंगे, बहुत जल्दी और बहुत इजीली कर पाए। देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास दूसरा तरीका क्या है? अब देखिए यहां पर तो केवल 6 सालों का गैप था, 1997 से 2003 तक केवल 6 सालों का गैप था। अब मान लीजिए यही 2003 की जगह 2033 होता तो हम कितने ईयर्स लिखते? तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। और चलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये देख लेते कि उनमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं, वहां पर 2-2 डाल दीजिए, बाकी एक एक डाल देंगे। ठीक है। पर इसमें भी थोड़ी बहुत हमें कंफ्यूजन हो सकती थी। इससे बढ़िया इसका तरीका क्या है करने का कि आप ये देख लीजिए 18 जून 1997 को, 18 जून 1997 को एक्चुअल में कौन सा डे है? ये तो उन्होंने कहा कि इफ मंडे है, मैं देख लेता हूं एक्चुअल में कौन सा डे है। क्लियर है। मान लीजिए मैंने देखा और इसका एक्चुअल डे निकल कर आया वेडनेसडे, कि इस दिन एक्चुअल में वेडनेसडे मान लीजिए। क्लियर है। तो एक्चुअल में है वेडनेसडे, इन्होंने दिया है मंडे, यानी इन्होंने 2 दिन कम दिए। क्लियर है। यानी इन्होंने 2 दिन कम दिए। तो हमारा जो भी 23 नवंबर 2003 को एक्चुअल डे आएगा उसमें से 2 दिन कम कर देंगे। क्लियर है। मान लीजिए 23 नवंबर 2003 को हमारा संडे आ गया, तो हम संडे में से 2 दिन पीछे चले जाएंगे, सैटरडे, फ्राइडे। क्लियर है। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए हम
सबसे पहले एक कोडिंग वाला मेथड सीखते हैं कि आखिर अगर मैं इन क्वेश्चंस को कोडिंग वाले मेथड से करना चाहूं तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो देखिए कोडिंग वाले मेथड में हमें टोटल 3 चीजें याद रखनी होगी। क्या? एक तो हमें याद रखना होगा ईयर कोड के बारे में, एक होगा हमारे पास मंथ कोड, और एक होगा हमारे पास डे कोड। क्लियर है? एक ईयर कोड, एक मंथ कोड, और एक होगा डे कोड। क्लियर है? अब जब हम ईयर कोड की बात करें तो ईयर कोड क्या होगा कि मान लीजिए जो आप साल का डे फाइंड कर रहे हैं वो साल है 1500 से 1599 के बीच में, 1500 से 1599 के बीच में। ठीक है, तो आपका जो ईयर का कोड होगा वो कितना होगा? 0। क्लियर है? अगर यही साल हुआ 1600 से 1699 के बीच में तो कोड हो जाएगा 6। अगर हुआ 1700 से 1799 के बीच में तो हो जाएगा 4। 1800 से 1899 के बीच में हुआ तो होगा 2। 1900 से 1999 के बीच में हुआ तो कितना हो जाएगा? 0। और सिमिलरली ऐसे ही चलते जाएंगे, पहले 0 6 4 2 और फिर 6 4 2, फिर 0 6 4 2 एंड सो। क्लियर? 0 6 4 2 0 6 4 2, बस यही पैटर्न हमारा फॉलो होता रहेगा। क्लियर? और अगर हम इससे पहले का कोई ईयर देखेंगे तो 1500 से 1599 के अगर पहले आ गया तो ये सीरीज उल्टी चला दी, 0 2 4 6 0 2 4 6 एंड सो। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा ईयर कोड। और अगर मैं बात करूं मंथ कोड के बारे में, ठीक है, तो मंथ कोड हमारा क्या होता है? देखिए मंथ कोड को आप एक नंबर की तरह ही याद रख लीजिए। वो नंबर क्या है? 1440 250 361 46। 1440 250 361 46। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा जनवरी का कोड, ये फेब का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 महीने के 12 कोड हो गए। क्लियर है? ठीक है, 1440 250 361 46। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ईयर के लिए। अगर जो हम साल का डे फाइंड कर रहे हैं वो एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, पर अगर वो हुआ लीप ईयर तो लीप ईयर में सारा कोड हमारा सेम ही रहता है, बस जन और फेब का चेंज हो जाता है। जन का हो जाता है 0 और फेब का हो जाता है 3। जन का 0, फेब का 3। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मंथ कोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डे कोड। ठीक है, डे कोड में कुछ नहीं है ऐसा कि डे कोड वही है जो हम पहले देख रहे थे कि रिमाइंडर कितना है तो क्या होगा। ठीक है, इसमें भी हमें यही करना होगा कि जो भी हम नंबर्स लिखेंगे उन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। ठीक है, और पिछली बार और इस बार में फर्क बस इतना है, पहले 0 पे संडे था, अब 1 पे संडे होगा। अगर आपका रिमाइंडर 1 आएगा तो आपका संडे होगा, और 2 पे होगा मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे, और अगर रिमाइंडर आया 0 फिर होगा सैटरडे। क्लियर है? ठीक है, तो आपको अगर ट्रिक से निकालना है तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी होगी, और फिर हम कैलेंडर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो आप ये सभी कोड नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे हमें कोई डेट गिवन हो और उसका हमें डे निकालना हो, हम एक काम करते हैं, जो हमने पहले डे निकाला था, जिस डेट पे हमने डे निकाला था वही डेट दोबारा लेके चलते हैं। जैसे हमने पहले ली थी 15 जुलाई 1999,
15 जुलाई 1999। क्लियर। तो 15 जुलाई 1999 को हमारा जो आंसर आया था, अब हम ट्रिक से लगाकर देखते हैं, ये कोडिंग वाले मेथड से देखते हैं कि क्या वही आंसर आ रहा है या कुछ चेंज हो जाता है। क्लियर। तो इससे हमारा टैली भी हो जाएगा कि हमारा आंसर सही था या नहीं। ठीक है, तो अब हम कोडिंग वाले मेथड से देखते हैं। देखिए देखिए, जब हम कोडिंग वाला मेथड लगाएंगे तो आपको टोटल 5 चीजें लिखनी होगी। वो 5 चीजें कौन सी? एक तो आपको लिखना पड़ेगा ईयर कौन सा है, एक तो आपको ईयर लिखना पड़ेगा। क्लियर। और जो भी आपके पास ईयर है उसमें लीप ईयर कितने हैं, उसमें लीप ईयर कितने हैं। अच्छा, यहां पे जब आप ईयर लिखेंगे ना, तो ईयर के हमेशा आखिरी 2 वर्ड ही लिखने हैं, आखिरी 2 डिजिट ही लिखने हैं। कभी भी पूरा ईयर नहीं लिखना। 1999 अकेला 19, अगर 2000 हुआ तो 0, अगर 2022 हुआ तो 22, अगर 2030 हुआ तो 30। क्लियर। और हम फिर यही देखेंगे कि 99 में लीप ईयर कितने हैं। क्लियर। ठीक है। और एक इसमें आपको लिखना पड़ेगा ईयर कोड। ठीक है। और एक लिखना पड़ेगा मंथ कोड और एट लास्ट डेट। क्लियर। आपको ये 5 चीजें लिखनी है और जो भी आप लिखेंगे उन सभी को ऐड करके सभी को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे मैंने ईयर देखा तो ईयर क्या है हमारा 99, और 99 में लीप ईयर कितनी है? 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 24 लीप ईयर आएंगे। क्लियर। और ईयर कोड 1900 से लेकर 1999 तक हमारा ईयर कोड क्या होता है? 0। मंथ कोड जुलाई का, जुलाई यानी 7th मंथ 1440 250 0, तो मंथ कोड क्या आएगा हमारे पास? 0। और डेट कितनी है हमारे पास? 15। ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर दे। तो मैंने इनको ऐड किया 123 और 15 138, और 138 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 6 8 7 9 63, और रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास? 5। और अगर हमारे पास रिमाइंडर 5 बचता है तो 5 पे हमारा क्या होता है? थर्सडे। और हमारा पहले भी थर्सडे ही निकल कर आया था। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कोडिंग वाला मेथड। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन, इफ एंड देन वाला क्वेश्चन। जो हमने इफ वाला क्वेश्चन किया था उसको भी इसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखिए हमने क्वेश्चन क्या लिया था कि इफ 18 जून 1997 को क्या है? मंडे। तो हमें बताना था कि 23 नवंबर 2003 को कौन सा डे होगा। ठीक है। और इसका आंसर हमारा फ्राइडे आया था। तो अब हम इससे चेक करते हैं, जो हमारा ट्रिक वाला मेथड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कि हम ये देख लेते हैं कि इस दिन एक्चुअल डे कौन सा है, इस दिन एक्चुअल में डे कौन सा है। ठीक है। और जितना आगे पीछे वो डे होगा हम उसको 23 नवंबर 2003 वाले डे को भी उतना ही आगे पीछे कर देंगे। क्लियर। देखिए मैं ये देखता हूं कि 18 जून 1997 को एक्चुअल में कौन सा डे है। तो देखिए ईयर कौन सा है? 97, और 97 में लीप ईयर कितने होंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 लीप ईयर आएंगे। ईयर कोड क्या आएगा? 1900 से 1999 तक 0 होता है। क्लियर है। और मंथ कोड की बात करें 1440 250, यानी मंथ कोड तो आएगा हमारा 5, और डेट कितनी आएगी हमारी? 18। तो इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा और 7 से डिवाइड कर दूंगा। और अगर मैंने सभी को ऐड किया, ये कितना बना? 121 126 और 18 144। तो 144 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 दूनी 14, 140 तक तो ये कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और हमारा 4 पे एक्चुअल में क्या होता है? वेडनेसडे। हमारा 4 पे होता क्या है?
वेडनेसडे होता है। क्लियर है। और इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है मंडे, ठीक है, यानी इन्होंने हमें 2 दिन कम करके दिया है। क्लियर है। एक्चुअल में है वेडनेसडे, इन्होंने दिया है 2 दिन कम करके यानी मंडे दिया है। तो अब हमारा 23 नवंबर 2003 को जो भी एक्चुअल डे होगा हम उसमें से 2 दिन कम कर देंगे। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, 23 नवंबर 2003 को ये देखता हूं कि आखिर एक्चुअल में कौन सा डे, ठीक है। तो अगर मैं ईयर देखूं तो ईयर कितना है, 03, ठीक है। और लीप ईयर, 3 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0, ठीक है। और सिमिलरली ईयर कोड देखो तो 2000 से लेकर 2099 तक ईयर कोड क्या होता है, 6 होता है। और अगर मंथ कोड की बात करें 1440, 250, 361, 46, तो सेकंड लास्ट क्या है, 4, तो मंथ कोड क्या आएगा हमारा, 4, और डेट कितनी है, 23। क्लियर। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं और 7 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर कितना है, 3, 6, 9, 4, 13 और 23, 36, और 36 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और 1 पे क्या होता है, संडे। यानी 23 नवंबर 2003 को एक्चुअल में तो है संडे। क्लियर है। तो इन्होंने कम किए थे 2 दिन, हम भी संडे में से कम कर देंगे 2 दिन, तो संडे में से 2 दिन पीछे गए तो सैटरडे, फ्राइडे, यानी आंसर क्या आएगा हमारा, फ्राइडे। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल 5 नंबर लिखने हैं, ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है बस। क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमने किया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी और इसका ट्रिक की मेथड भी समझ में आया होगा। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिपीटिंग कैलेंडर। हम बात करें रिपीटिंग कैलेंडर की, तो रिपीटिंग कैलेंडर में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमसे पूछ लेगा कि बताइए 2024 का कैलेंडर किस साल रिपीट होगा, ठीक है। 1965 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था, ठीक है। 2050 का कब रिपीट होगा। क्लियर है। तो इसमें से हमें यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इसका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी बनता है, उसको हम आगे कवर अप करेंगे। तो हम सबसे पहले सीखते हैं रिपीटिंग कैलेंडर आके निकालते कैसे। अच्छा, रिपीटिंग कैलेंडर का मतलब क्या हुआ, कि कैलेंडर रिपीट होने का क्या मतलब हुआ। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब हुआ कि किसी कैलेंडर की, जैसे मान लीजिए अब 222 चल रहा है जैसे, तो 222 की 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी डेज थे वही सेम डेज आने वाले किस ईयर में होंगे। क्लियर है। कि बिल्कुल ही सेम टू सेम कैलेंडर वो कब एज इट इज रिपीट होगा। आप इस तरह कहिए कि 2022 के कैलेंडर को ही मैं दोबारा कब यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसका सबसे पहले अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट समझे, जनरल कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट समझे, तो मान लीजिए अगर मुझे फाइंड करना है कि 2017 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 2017 कौन सा ईयर है, तो आप कहेंगे ये लीप ईयर तो नहीं है कि नॉर्मल ईयर है। क्लियर है। यानी 2017 में दिन कितने, 365 दिन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें और डेज कितने हैं, तो 2017 में एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है। 2017 में हमारे पास दिन कितने एक्स्ट्रा बचते हैं, केवल एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। क्लियर है। तो अगर हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, यानी 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 दिसंबर 2017 तक पूरे पूरे वीक्स बन गए थे। कि मान लीजिए अगर इसकी 1 जनवरी को संडे है, इसकी अगर 1 जनवरी को संडे है, तो आने वाला जो साल होगा 2018, उसकी अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि उसकी 1 जनवरी को क्या होगा, उसकी 1 जनवरी को क्या होगा, तो देखिए 1 जनवरी से लेकर
30 दिसंबर 2017 तक तो हमारे पूरे पूरे वीक्स बन गए, यानी संडे से लेकर सैटरडे तक पूरे पूरे वीक्स बन गए। यानी 31 दिसंबर को फिर से संडे आया, और जब नया साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2018, तो उसकी 1 तारीख को क्या आया? मंडे। यानी अगर इसका संडे था तो 2017 में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो संडे में हमने एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इसकी 1 जनवरी को क्या आएगा? मंडे। सिमिलरली अगर हम इसके बाद देखें 2019 की 1 जनवरी को क्या होगा, तो 2018 में भी एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो मंडे में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसकी 1 जनवरी को क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। सिमिलरली अगर हम 2020 की 1 जनवरी को देखें, तो 2019 में भी एक दिन एक्स्ट्रा है, तो 2020 की 1 जनवरी को क्या आएगा? ट्यूसडे में एक दिन ऐड हो जाएगा, वेडनेसडे होगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर और आगे जाए तो 2021 में, तो 2020 एक लीप ईयर है, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, यानी 2021 में वेडनेसडे में 2 दिन प्लस हो जाएंगे, यानी कौन सा दिन होगा इसकी 1 जनवरी को? फ्राइडे होगा। क्लियर है? और 2022 को 2021 में एक दिन एक्स्ट्रा, तो इसका सैटरडे होगा, और 2022 में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 2023 में जाकर 1 जनवरी का फिर से संडे आएगा। यानी 1 जनवरी 2017 को संडे था, तो दोबारा संडे कब जाकर आया? 1 जनवरी 2023 को। क्लियर है? 1 जनवरी 2023 को दोबारा जाकर हमारा संडे आया। क्लियर है? यानी 2017 का कैलेंडर कब जाकर रिपीट हुआ? 2023 में जाकर रिपीट हुआ। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2023। तो अगर आप इसमें पहचान पाए कि आखिर इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कि देखिए जो हमारे पास ये ऑड डेज बचते हैं ना, जो हमारे पास ये ऑड डेज बचते हैं, जब ये ऑड डेज मिलकर एक पूरा वीक कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद जाकर दोबारा फिर से नया वीक स्टार्टिंग से शुरू होता है। क्लियर है? तो जैसे मैंने देखा कि हमारे पास एक दिन यहां बचा, 2 दिन, 3, 5 दिन, 6 और 7 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, और इन 7 दिनों ने मिलकर ये एक पूरा वीक कंप्लीट कर दिया। इन 7 दिनों ने मिलकर ये पूरा वीक कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद हमारा एक नया वीक शुरू हुआ दोबारा फिर वहीं से। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। क्लियर है? तो इसके पीछे का ये जो है जनरल कॉन्सेप्ट चलता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे फाइंड करना हो कि 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्लियर है? अब देखिए 2022 का कैलेंडर अगर मैं देखूं, तो 2022 में तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 23 में एक दिन एक्स्ट्रा। अब जब ये सभी ऑड डेज मिलकर एक पूरा वीक कंप्लीट कर देंगे, फिर जाकर अगला साल रिपीट होगा। ठीक है? और 24 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 25 में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 26 में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 27 में एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अब जैसे हम देखें 1 2 और 2 4 और 3 7, तो यहां पर ऑड डेज ने मिलकर 7 दिन पूरे कर दिए, यानी यहां तक हमारा वीक हो गया कंप्लीट। तो अब जब 2028 आएगा, तो 2022 का कैलेंडर 2028 में रिपीट होना चाहिए, 2022 का कैलेंडर 2028 में रिपीट होना चाहिए, पर नहीं, ये है हमारा गलत। क्यों? क्योंकि देखिए 2022 है एक नॉर्मल ईयर और 2028 है एक लीप ईयर। तो कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर किसी लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता, और लीप ईयर का कैलेंडर कभी नॉर्मल ईयर में नहीं रिपीट हो सकता। क्यों? देखिए नो डाउट कि 1 जनवरी 2022 से लेकर
28 फरवरी 2022 तक, ठीक है। और सिमिलरली 1 जनवरी 2028 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक, तो इन दोनों सालों के सभी डेज बिल्कुल सेम होंगे। पर उसके बाद यहां पर 28 फरवरी के बाद आएगा 1 मार्च और इसका आएगा 29 फरवरी। क्लियर है? तो इसके बाद से सभी दिन जो है वो गड़बड़ाने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो लीप ईयर में कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो 2028 तो हमारा इसका आंसर नहीं आएगा, हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर हमारे 7 दिनों पे काम नहीं बना तो हम देख लेंगे 14 दिन बन जाए, 21 दिन बन जाए। क्लियर है? बस हमारा लीप ईयर नहीं बनना चाहिए। ठीक है? तो 28 में हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 29 में 1 दिन, 30 में 1 दिन, 31 में 1 दिन, 32 में 2 दिन आ जाएंगे। क्लियर है? तो अब अगर मैं देखूं 7 तो ये हो गए, 9, 10, 11, 12 और 2 14, तो इन सभी ऑड डेज ने मिलकर अब पूरे 2 वीक्स कंप्लीट कर दिए। तो अब अगर पूरे 2 वीक्स कंप्लीट हो गए तो इसके बाद भी अब नया हफ्ता शुरू होगा और स्टार्टिंग से शुरू होगा। और कब शुरू होगा? 33 में। क्लियर है? और अगर मैं देखूं 2033 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है, यानी 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? जाकर 2033 में रिपीट होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2033। क्लियर है? तो ये तो चलता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में अगर हमें रिपीटिंग कैलेंडर का फाइंड करना हो तो ये है उनका जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो अब आइए हम इसकी ट्रिक के बारे में देखते हैं कि आखिर इसमें अगर हमें क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना हो, देखते सारी हमें इसका आंसर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान से समझिए। अगर हमें किसी भी गिवन ईयर का रिपीटिंग कैलेंडर फाइंड करना हो तो हम क्या ट्रिक अपना सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, जो भी आपको ईयर गिवन है, जो भी आपको ईयर गिवन है, आप उस ईयर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। बस जो भी आपको ईयर गिवन है आप उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। क्लियर? तो देखिए अगर आपका रिमाइंडर आएगा 0, अगर आपका रिमाइंडर आएगा 0 तो 0 रिमाइंडर आने का क्या मतलब हो कि आपका गिवन ईयर 4 से डिवाइड हो गया, और 4 से डिवाइड हो गया मतलब वो एक लीप ईयर है। क्लियर है? तो अगर आपका रिमाइंडर आया 0 तो आप गिवन ईयर में 28 साल ऐड कर दीजिए। तो आप गिवन ईयर में 28 साल ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो लीप ईयर होता है वो 28 साल के बाद रिपीट होता है। आप चाहे जो मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताया वो आप लगाकर देख सकते हैं। देखिए नो डाउट जब आप ये जनरल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखेंगे आपके बीच में 7 दिन भी बन जाएंगे, 14 दिन भी बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हमें दिक्कत क्या होगी कि जब ये 7 दिन बनेंगे, यानी जब हमारा वीक कंप्लीट होगा, उसके बाद जो अगला ईयर आएगा वो एक नॉर्मल ईयर होगा, जबकि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो लीप ईयर में ही रिपीट होना चाहिए, जिस कारण ये रिपीट होता है 28 साल के बाद। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपका रिमाइंडर आया 1, अगर आपका रिमाइंडर आया 1 तो आप गिवन ईयर में ऐड कर दीजिए 6 साल। ठीक है? तो अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। सिमिलरली अगर आपका कैलेंडर आया, रिमाइंडर आया 2 या 3, रिमाइंडर आया 2 या 3 तो आप उसमें ऐड कर दीजिए 11 साल। क्लियर है? तो वो जो कैलेंडर होता है वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। क्लियर है? देखिए जैसे 2022 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 2020 तक तो पूरे पूरे कट जाएगा और आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 2। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। और अगर आपके पास रिमाइंडर 2 आए तो आपको क्या करना है? गिवन ईयर में 11 साल ऐड कर देने हैं, यानी 2022 में मैं 11 साल ऐड कर दूंगा, यानी ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2033 में। क्लियर है? सिमिलरली अगर मुझसे पूछ लिया मान लीजिए
कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैंने 2005 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया, 1। और अगर एक रिमाइंडर आए तो आप गिवन ईयर में 6 प्लस कर देंगे, यानी 2005 में अगर मैं 6 प्लस करूंगा तो 2011 में रिपीट होगा। क्लियर है। सिमिलरली मान लीजिए अगर मुझसे पूछ लिया कि बताइए 1964 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1964 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर कितना आया, 0। तो अगर मेरे पास 0 रिमाइंडर आया यानी ये एक लीप ईयर है, तो हमें इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 28 साल। तो अगर मैं 1964 में 28 साल ऐड कर दूंगा यानी ये कैलेंडर रिपीट होगा 1992। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये ट्रिक जो है वो समझ में आई होगी। क्लियर है। देखिए रिपीटिंग कैलेंडर के कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। अभी हमने जो ये ट्रिक की कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आए तो 28 साल ऐड कर दीजिए, 1 आए तो 6 साल ऐड कर दीजिए, 2 या 3 आए तो 11 साल ऐड कर दीजिए। ये जो ट्रिक है इसका बेस क्या है कि देखिए जैसे हमने जनरल कॉन्सेप्ट किया था, तो जनरल कॉन्सेप्ट में हमने एक चीज नोट की थी कि जब हम उसके ऑड डेज लिखते थे तो हम लिखते थे एक और डे, एक और डे, एक और डे, और उसके बाद आ जाते थे लीप ईयर यानी 2 और डे, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर 2 और डेज आ जाते थे, और फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर 2 और डेज आ जाते थे। यानी यहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा था कि 3 एक के बाद 2 आएगा, 3 एक के बाद 2, 3 एक के बाद 2। तो ये जो ट्रिक बनाई गई, ये जो ट्रिक बनी हुई है वो इसी पैटर्न के बेस पर बनी हुई है, इसी पैटर्न के बेस पर बनी हुई है। क्लियर है। अगर हमारा ये पैटर्न कहीं भी ब्रेक हुआ कि अगर 3 एक के बाद 2 ना आया तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो ये जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। जैसे ये पैटर्न ब्रेक कहां होता है, जब कोई आ जाती है नॉन लीप सेंचुरी, जब आ जाती है कोई नॉन लीप सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 1895 का कैलेंडर बताइए कब रिपीट होगा, 1895 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो अगर हम इस मेथड से देखें तो 1895 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3, और 3 रिमाइंडर पे तो हम 11 ऐड करेंगे, और 1895 में अगर मैंने 11 साल ऐड किए तो ये कितना बनेगा, 1906। यानी 1895 का कैलेंडर 1906 में रिपीट होना चाहिए, पर ये बिल्कुल गलत है। देखिए अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट से देखें कि 1895 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1895 इज अ नॉन लीप ईयर, यानी इसमें 1 साल, 1 और डे, 96 इज अ लीप ईयर, ठीक है, तो इसमें 2 और डेज होंगे। 97 इज अ नॉन लीप ईयर, 1 और डे, 98 1, 99 1, और इसके बाद आएगा 1900, और 1900 जो सेंचुरी है वो एक लीप ईयर नहीं है, जिसके कारण इसमें भी एक ही और डे होगा। क्लियर है। सिमिलरली 1901 एक और डे। तो अगर मैं अभी इन सबको ऐड करके देखूं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1900 पर आकर हमारा वीक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी 1901 में 1895 का कैलेंडर जो है वो रिपीट होगा। 1895 का कैलेंडर कहां रिपीट होगा, 1901 में रिपीट होगा, और 1901 भी आप देख सकते हैं कि ये एक लीप ईयर नहीं है, तो 1895 का कैलेंडर इसमें रिपीट हो सकता है। क्लियर है। ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, और एक्सेप्शन कहां आती है, जब हमारी नॉन लीप सेंचुरी बीच में आ जाती है। जब हम किसी गिवन ईयर में 11 साल, 6 साल या 28 साल ऐड करते हैं, तो अगर इन बिटवीन कोई नॉन लीप सेंचुरी आ गई तो हम ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगा सकते।
तो हम ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगा सकते। बेटर है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ईयर आया तो हम उसको जनरल वे से कर लें। अगर हम उसको जनरल कॉन्सेप्ट में कर ले तो ज्यादा बेटर है। देखिए किसी किसी वीडियो में शायद आपने ये भी सुना होगा कि आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास कोई नॉन लीप ईयर है तो आप उसमें 12 साल ऐड कर दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अगर कोई लीप सेंचुरी बीच में आ रही है तो शायद आपने कहीं सुना हो कि आप क्या कीजिए कि गिवन ईयर में 12 साल ऐड कर दीजिए, पर ये सभी पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये किसी पर्टिकुलर ईयर्स पे ही एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई चीज केवल किसी 1-2 साल के लिए एप्लीकेबल हो रही हो तो हम उसके लिए कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। हम बेटर है कि हम उसको अपने जनरल कॉन्सेप्ट से ही देख लें। अब जैसे ये देखिए 1895 का ही जो साल है, 1895 का अगर हम साल देखें तो उनकी ट्रिक से हिसाब से, उनकी ट्रिक के हिसाब से ये 12 साल बाद रिपीट होना चाहिए था क्योंकि इसमें नॉन लीप सेंचुरी आ रही है। तो इस हिसाब से तो 1907 में रिपीट होना चाहिए था, पर ये 1901 में ही रिपीट हो जाता है। ये 1901 में ही रिपीट हो जाता है। क्लियर है? तो 12 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही गलत है, वो सभी पे काम नहीं करता, इसलिए हम उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जैसे सिमिलरली मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि मुझे फाइंड करना है 1794 का कैलेंडर, 1794 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए अगर 1794 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, और अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो 11 ऐड करना होता है। तो 1794 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 1805। पर मुझे पता है कि 1794 से लेकर 1805 तक जाने में एक नॉन लीप सेंचुरी 1800 बीच में आया, एक नॉन लीप सेंचुरी बीच में आ गई। इसका मतलब हमारा पैटर्न ब्रेक हुआ होगा, जिसके कारण हम +11 वाली ट्रिक जो है वो नहीं लगा सकते। तो इसको हम देखेंगे जनरल कॉन्सेप्ट से। क्लियर? तो जैसे मैंने देखा कि 1794 एक और डे बचेगा, 1795 एक और डे, 96 2 और डे, 97 एक और डे, 98 एक और डे, 99 एक और डे और 1800 एक और डे। मैं सभी को ऐड करके देख लेता हूं, 1 2 2 4 और 3 7। तो देखिए हमारा 1799 तक हफ्ता पूरा हो गया, एक वीक कंप्लीट हो गया। तो अगर एक वीक यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो इसका जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा 1800 में, और 1800 भी जो है वो एक नॉन लीप सेंचुरी है, नॉन लीप ईयर है। तो 1794 का कैलेंडर 1800 में रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1800। क्लियर है? तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई कि 12 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता सही तरीके से। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए एक हम लीप ईयर वाला केस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करना है कि 1672 का कैलेंडर, 1672 का कैलेंडर किस साल में रिपीट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1672 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो ये 28 साल बाद रिपीट होगा। तो अगर ये 28 साल बाद रिपीट हो रहा है तो मैं 1672 में अगर 28 साल ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा 1700। क्लियर? यानी 1672 का 1700 में रिपीट होगा। पर 1700 जो ईयर है वो एक लीप ईयर नहीं है, 1672 लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कैलेंडर एक नॉन लीप ईयर में तो रिपीट नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब 1700 तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए और एक बात, अगर हम लीप ईयर की बात करें ना तो लीप ईयर जो होता है अगर हम इसमें जनरल कॉन्सेप्ट लगाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। 28 साल तो इसमें पहले ही थे। ठीक है, 28 साल तो इसमें पहले ही थे, अब हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो अगर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हो और अगर कोई लीप ईयर के बीच में
कोई ऐसी सेंचुरी आ रही हो जो नॉन लीप ईयर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, गिवन लीप ईयर में 40 साल ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो कैलेंडर है वो 40 साल के बाद रिपीट होगा, यानी 1672 का कैलेंडर रिपीट होगा 1712। 1712 में ये कैलेंडर जो है वो रिपीट होगा। आप चाहे इसको जनरल कॉन्सेप्ट से चेक भी कर सकते हैं कि ये 1712 में रिपीट होगा। तो लीप ईयर के केस में आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर कोई नॉन लीप सेंचुरी इन बिटवीन में आई तो आप उसमें क्या कीजिए, प्लस 40 ऐड कर दीजिए, 40 साल उसमें ऐड कर दीजिए। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया 1676 का कैलेंडर बताइए, तो 1676 में अगर मैं 28 साल ऐड करूंगा तो आएगा कितना, 1704। 1704 इज नो डाउट इज अ लीप ईयर, 1704 एक लीप ईयर है, पर जब मैं इसमें 28 साल ऐड कर रहा था तो उसमें 1700 एक नॉन लीप सेंचुरी आई थी। इसका मतलब हमारा पैटर्न ब्रेक हुआ है। तो अगर हमारा पैटर्न ब्रेक हुआ है, इसका मतलब 28 साल वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग पाएगा, तो हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 40 साल। यानी 1676 में 40 साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1716। तो उम्मीद है आपको ये जो रिपीटिंग कैलेंडर के एक्सेप्शनल केसेस थे वो भी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमारे पास जो बचे हैं केवल कैलेंडर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं, तो आइए अब हम उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं और कैलेंडर को पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लीप ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मुझे बताना है कि जो निम्नलिखित ऑप्शन है उनमें से लीप ईयर कौन सा है। तो ऑप्शन में कौन कौन से हैं, 1994, 98, 1758 एंड 1876। अब देखिए लीप ईयर बताना है कौन सा है, तो मुझे पता है कि जो साल 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होगा। अगर सेंचुरी होती तो 400 से डिवाइड करके देख लेते। तो मैं देखता हूं कि 4 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। जैसे 1994 तो होगा नहीं, 1992 तक डिवाइड होता है, क्लियर है। 1998 भी नहीं होगा क्योंकि 1996 तक डिवाइड होता है 4 से। तो 1758 भी नहीं होगा, पर 1876 जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1876 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी आर राइट ऑप्शन। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लीप सेंचुरी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मुझे बताना है कि इनमें से लीप सेंचुरी कौन सी है। तो लीप सेंचुरी हम कैसे पता लगाते हैं, जो सेंचुरी 400 से डिवाइड होगी वो लीप सेंचुरी होगी। तो जैसे कि 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा, 1800 नहीं होगा, 1700 नहीं होगा, 2000 400 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2000 विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द लीप ईयर इज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर। कहता कि अगर किसी लीप ईयर का पहला दिन शुक्रवार है, किसी लीप ईयर का पहला दिन शुक्रवार है, तो मुझे बताना है कि उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। तो उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। देखिए अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट से देखूं तो मैं एक तरीका तो इसमें ये देख सकता हूं कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी लीप ईयर की बात कर ले, 2000 की बात कर ले, ये कहना क्या चाह रहा है कि 1 जनवरी 2000 को तो शुक्रवार है, ठीक है। मुझे बताना है 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा। अब देखिए लीप ईयर में होते हैं टोटल 366 दिन, और मुझे पता है कि 1 जनवरी से लेकर 364 दिनों तक तो पूरे पूरे वीक बन जाते हैं, और लीप ईयर में 364 दिन यानी 29 दिसंबर तक। तो 1 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर तक तो पूरे पूरे वीक कंप्लीट हो गए, यानी 30 दिसंबर को फिर से फ्राइडे आएगा, और 31 दिसंबर को क्या आएगा, सैटरडे आएगा। क्लियर है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, सैटरडे होगा, यानी ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है। एक तो ये तरीका है जो हम देख सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि मुझे कहना है कि 1 जनवरी 2000 को फ्राइडे है, मुझे बताना 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। तो ई फॉर देन वाला क्वेश्चन बन गया ये
कि इफ 1 जनवरी 2000 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा। क्लियर है। तो मैं ये देख लूंगा कि आखिर 1 जनवरी 2000 को एक्चुअल में कौन सा दिन है। ठीक है, मान लीजिए इस दिन आ गया थर्सडे, मान लीजिए इस दिन आ गया थर्सडे, तो इन्होंने एक दिन बढ़ा के दे दिया, तो इसका जो भी दिन होगा मैं उसमें एक दिन बढ़ा दूंगा। मान लीजिए इसका फ्राइडे आ गया तो फ्राइडे में मैं एक दिन ऐड कर दूंगा तो इसका सैटरडे आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है। और हम डायरेक्टली भी एक चीज आप याद रखें कि देखिए जो नॉर्मल ईयर होता है ना, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे वो होते हैं सेम। फर्स्ट डे और लास्ट डे जो होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करें लीप ईयर की, लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस होता है। जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे से एक दिन आगे होता है। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, Ritesh was born on May 15, 1998. The same year Republic Day was celebrated on Saturday. On which day was Ritesh born? रितेश का जन्म 15 मई 1998 को हुआ था। उसी साल गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया। रितेश का जन्म किस दिन हुआ था? तो हमें क्या कह रहा है कि रितेश का जन्म हुआ है 15 मई 1998 को, 15 मई 1998 को। और उसी साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1998 को क्या दिन था वो हमें बताया है कि शनिवार था। तो मुझे बताना है कि आखिर रितेश का जन्मदिन किस दिन हुआ था। तो देखिए ये हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ और देन वाली कंडीशन वाला। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 26 जनवरी 1998, 26 जनवरी 1998 को तो है शनिवार, सैटरडे। क्लियर है। तो मुझे बताना है कि 15 मई 1998 को कौन सा दिन है। बस ये क्वेश्चन कि इफ 26 जनवरी 1998 को ये दिन है तो 15 मई 1998 को बताना है बस कौन सा दिन है। क्लियर है। तो मैं ये देख लेता हूं कि एक्चुअल कौन सा दिन है, देख लेंगे उसमें कितना आगे पीछे किया है, उतना ही आगे पीछे हम इसमें कर देंगे। तो अगर मैं देखूं 26 जनवरी 1998 को कौन सा दिन है, तो 26 जनवरी 1998 को ईयर हो गया 98, और इसमें 98 में लीप ईयर कितने होंगे, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो गए लीप ईयर, और ईयर कोड हो गया 0। जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है 1, और डेट हो गई हमारी 26। सभी को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 122, 123 और 123 प्लस 26 149, और 149 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। क्लियर है। और 2 को क्या होता है मंडे, यानी इस दिन एक्चुअल में क्या है मंडे है। कि 26 जनवरी 1998 को एक्चुअल में क्या है मंडे, और इन्होंने दिया है सैटरडे, यानी 2 दिन कम कर दिए। मंडे से संडे और पीछे एक सैटरडे कर दिया, यानी 2 दिन कम कर दिए। तो हमारा इस दिन जो एक्चुअल दिन होगा हम उसमें 2 दिन कम कर देंगे। क्लियर है। तो 15 मई 1998 को देखिए तो 98 तो साल, लीप ईयर 24। क्लियर है। और ईयर कोड 0, और मे का कोड अगर मैं बात करूं 1440 250 2, और 15 डेट। क्लियर है। तो इन सभी को ऐड करेंगे 122, 124 और 15 139, और 139 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड करने पर ये 133 तक तो पूरी तरह कट जाएगा, यानी रिमाइंडर बचेगा 6। और अगर हमारे पास 6 रिमाइंडर बचता है तो उस दिन क्या होता है फ्राइडे। तो इन्होंने मंडे से 2 दिन कम किए थे, सैटरडे कर दिया था, तो हम फ्राइडे में से 2 दिन कम कर देंगे, यानी वेडनेसडे कर देंगे। यानी इस दिन एक्चुअल में कौन सा दिन होगा वेडनेसडे, यानी ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या करें, संडे फेल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ मे 1997। कि मे 1997 की
कौन कौन सी डेट पर संडे आएगा, कि मई 1997 की कौन कौन सी डेट पर संडे आएगा, ये मुझे बताना है। क्लियर। अब देखिए मई 1997 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि इसमें संडे कौन कौन से दिन आएगा, तो मैं इसमें एक ट्रिक अपना सकता हूं कि मैं एक काम करता हूं, मैं ये देख लेता हूं कि 1 मई 1997 को कौन सा दिन है। उस हिसाब से मैं देख लूंगा कि पहला संडे किस दिन आ रहा है। क्लियर है। तो जिस दिन पहला संडे आएगा उसके 7 दिन बाद दूसरा, 7 दिन बाद तीसरा, 7 दिन बाद चौथा। क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये देखता हूं कि 1 मई 1997 को कौन सा दिन है। क्लियर है। तो इसके लिए हम ट्रिक अपना सकते हैं जो हमने कोडिंग वाला मेथड किया था। तो ईयर कौन सा है, 97। लीप ईयर कितने हो गए, 97 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 97 को 4 से डिवाइड किया तो 24 लीप ईयर। क्लियर है। और ईयर कोड क्या होगा, 1900 से 1999 तक 0। और मई का कोड, मंथ कोड क्या होगा, 1440 250 2। क्लियर। सिमिलरली डेट, डेट कितनी है हमारे पास, 1। सभी को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 97 में 24 ऐड किया 121, और 121 और 3 124। और 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 5। क्लियर है। और 5 पे क्या होता है, थर्सडे। यानी 1 मई 1997 को क्या है, थर्सडे। तो अगर 1 मई को थर्सडे है तो पहला संडे किस दिन आएगा, 2 3 4 को आएगा। 4 को पहला संडे, 11 को अगला, 18 को अगला और 25 को अगला। यानी संडे किस किस दिन आएगा, 4 11 18 और 25। यानी ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक नॉर्मल ईयर में होता है 1 ऑड डे और एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। क्लियर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 ईयर्स। 400 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। ये भी हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि 100 साल में होते हैं 5, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 में 1 और 400 में 0 ऑड डेज होते हैं। यानी ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच 2 मंथ्स हैव सेम डे ऑफ स्टार्टिंग। मुझे बताना है कि जो मुझे ऑप्शन में जो मंथ्स दिए हुए हैं उनमें से कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनकी स्टार्टिंग जो है वो सेम डे से होगी। क्लियर। अच्छा, ऑप्शन मुझे क्या दिए हुए हैं, अप्रैल एंड जून, अप्रैल एंड जुलाई एंड अप्रैल एंड अगस्त और नन ऑफ द अबव। क्लियर है। तो अगर मैं सभी में देखूं अप्रैल तो कॉमन है, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे पता करना है कि सेम डे ऑफ स्टार्टिंग कब होगी तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो इसके मंथ्स हैं, जो अप्रैल में, मई में आगे और जितने भी मंथ्स आएंगे, आखिर उनमें जो ऑड डेज बचते हैं, आखिर उनमें जो ऑड डेज बचते हैं, जब वो ऑड डेज मिलकर पूरे पूरे वीक्स कंप्लीट करेंगे तो उसके नेक्स्ट वाला जो मंथ होगा वो फिर सेम डे से ही शुरू होगा, अप्रैल वाली। क्लियर। तो अगर मैं देखूं कि अप्रैल में कितने ऑड डेज है, टोटल इसमें 30 दिन होते हैं जिसमें से 28 दिनों के तो पूरे पूरे वीक बन जाएंगे, तो इसमें ऑड डेज कितने बचे, 2। सिमिलरली मई में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। और जून में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। तो 2 दिन यहां बचे, 3 दिन यहां बचे, 2 दिन यहां बचे, तो इन सब ने मिलकर 7 दिन कंप्लीट कर दिए। यानी 7 दिन पूरा वीक कंप्लीट कर दिया। तो अब यहां तक पूरा वीक कंप्लीट हो गया, यानी इसका अगला जो मंथ होगा जुलाई का, उसका डे 1 तारीख को सेम ही होगा जो अप्रैल का था। यानी अप्रैल एंड जुलाई 2 ऐसे महीने हैं जिनकी स्टार्टिंग जो है वो सेम डे से होगी। यानी ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर।
क्लियर है? तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी? तो मुझे बताना है कि जो मुझे निम्नलिखित डेज दिए हुए हैं उनमें से सेंचुरी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए सेंचुरी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 साल में हमारे पास टोटल 5 ऑड डेज बचते हैं। क्लियर है? 100 साल में हमारे पास 5 ऑड डेज होते हैं। क्लियर है? और 200 साल में हमारे पास 3 ऑड डेज होते हैं। 300 साल में 1 ऑड डे होता है और 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 साल में अगर 5 ऑड डेज है, हमारे पास 5 रिमाइंडर बचता है, तो 5 रिमाइंडर पे क्या होता था हमारा? अगर रिमाइंडर 5 आता था तो रिमाइंडर अगर 5 आता था तो 5 पे क्या होता है? फ्राइडे। जो हमने जनरल कॉन्सेप्ट किया था उसमें देखा था कि अगर हमारे पास 5 रिमाइंडर बचे तो क्या होता है? फ्राइडे। क्लियर है? यानी 100 साल में जो हमारा 100वां साल होगा, 100वें साल में जो लास्ट डे होगा वो फ्राइडे हो सकता है। क्लियर है? वो हमारा फ्राइडे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली अगर 200वां साल है, अगर 200वां साल है तो इसमें हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 3 बचे तो 3 पे क्या होता था? वेडनेसडे। यानी हमारा 200वां साल वेडनेसडे हो सकता है। क्लियर है? सिमिलरली अगर हमारे पास एक रिमाइंडर बचे तो 300वां साल जो है हमारा मंडे हो सकता है, और अगर हमारे पास रिमाइंडर बचे 0 तो 0 पे क्या होता है? संडे। यानी 400वां साल हमारा संडे हो सकता है। तो हमारे ये 400 साल के साइकिल में सेंचुरी के लास्ट डे में फ्राइडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, संडे आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ये 400 साल का देखिए साइकिल होता है। अब जैसे 500वां साल होगा ना, तब 500 में से 400 साल में तो 0 ऑड डे और 100 साल में 5 ऑड डे, तो 500 साल में भी 500वां जो साल होगा उसमें भी फ्राइडे ही होगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास डेज बचे जैसे कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये जो है लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी नहीं हो सकते। सो अवर राइट ऑप्शन विल बी वेडनेसडे। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कैलेंडर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पिंकी वाज बोर्न ऑन 29 Feb 2016 which happened to be a Monday। कि पिंकी का जन्म 29 फरवरी 2016 में हुआ, जिस दिन सोमवार है। 29 फरवरी 2016 को क्या है? सोमवार। If she lives to be till 2099, how many birthdays would she celebrate on Monday? कि अगर वो 2099 तक जीवित रहती है तो मुझे बताना है कि आखिर उसके कितने बर्थडे जो है वो मंडे को आएंगे। क्लियर है? देखिए 29 फरवरी 2016 को उसका जन्म हुआ, 29 फरवरी 2016 को उसका जन्म हुआ और इस दिन था मंडे, और वो कहता जी कि ये जीवित रहती है 2099 तक, 2099 तक। तो मुझे बताना है कि आखिर ये कितने ऐसे अपने बर्थडे हैं जो सोमवार को ही मनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए इसका बर्थडे दोबारा सोमवार को कब आएगा? जब 29 फरवरी को दोबारा सोमवार आएगा। क्लियर है? तो 29 फरवरी को दोबारा सोमवार कब आएगा? जब ये कैलेंडर 2016 का जो है वो रिपीट होगा। 2016 का जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा। और अगर हम देखें कि ये 2016 का जो कैलेंडर है, 2016 इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद। यानी
2016 का कैलेंडर पहले तो रिपीट होगा 2044 में, 28 साल बाद। क्लियर है? तो एक तो 2044 में जो इसका बर्थडे आएगा वो मंडे को आएगा। सिमिलरली 2044 का कैलेंडर भी 28 साल बाद फिर से रिपीट होगा, यानी 2072 में इसका बर्थडे फिर से कब आएगा? मंडे को आएगा। क्लियर है? अच्छा, 2072 के बाद अगर हम 28 ऐड करें तो कितना आएगा? 2100, और 2100 तो एक नॉन लीप ईयर है, तो 2100 में तो इसका बर्थडे मंडे को आएगा ही नहीं, क्योंकि 2100 में तो 29 फरवरी नहीं आएगी। क्लियर है? इसका मतलब हमें 2072 में 40 ऐड करने होंगे, यानी फिर आएगा इसका बर्थडे सोमवार को 3012 में। पर इसने हमें कहा था कि इसकी मृत्यु तो जो है वो 2099 में ही हो जाती है, यानी इसके जीते जी ये अपने जो बर्थडे सोमवार को मनाएगी, एक तो 2044 में और एक 2072 में, यानी 2 बार इसका जन्मदिन सोमवार को आएगा। सो 2 विल बी आवर राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये कैलेंडर का जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, अब हमारा कैलेंडर का चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।